Hi, good morning everyone. Today we are discuss vital sign next part second. ठीक है, इसमें बचा हुआ जो रिमेनिंग टॉपिक है वाइटल साइन टॉपिक है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। अब देखो उसके आगे है कॉमन साइट फॉर टेकिंग बॉडी टेम्परेचर। अब देखो कॉमन साइट कौन सी है बॉडी टेम्परेचर लेने की। देखो ओरल ओरल में क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फॉरेनहाइट में 98.6 फॉरेनहाइट होता है ओरल टेम्परेचर नॉर्मल। और एक जिला का 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वैसे देखिए 97.6 फॉरेनहाइट होता है। और रेक्टम का क्या होता है 97 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मतलब अगर सेंटीग्रेड में पूछे तो इतना, और फॉरेनहाइट में पूछे तो इतना। ठीक है, नेक्स्ट है अब देखो ओरल। अपन वन बाय वन देखेंगे, साइड को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। ओरल के अंदर क्या है, प्लेसमेंट ऑफ थर्मामीटर, सब लिंगुअल एरियाज ऑफ माउथ। जो सब लिंगुअल एरिया होता है जो, ठीक है, लिंगुअल का मतलब होता है जो अपनी जो टंग होती है, जीभ होती है, उसके जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सब लिंगुअल एरिया। और माउथ का तो सब लिंगुअल उसके अंदर प्लेस करते हैं। अब देखो एडवांटेज ऑफ टेम्परेचर टेकन ओरली। एडवांटेज क्या होता है ओरली टेम्परेचर लेने का, मतलब माउथ के द्वारा अपन टेम्परेचर लेते हैं तो उसका फायदा क्या है। देयर इज ए गुड सप्लाई ऑफ ब्लड अंडर द टंग, सो करेक्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड। मतलब जो अपनी टंग होती है, जीभ होती है, इसके नीचे क्या होती है, अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो करेक्ट टेम्परेचर अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है देर आर लेस चांस ऑफ ब्लब कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद एयर। माउथ के अंदर अगर अपन इंसर्ट करते हैं बल्ब के अंदर, जो थर्मोमीटर का बल्ब है उसको इंसर्ट करते हैं, तो क्या होता है कि लेस चांसेस होते हैं एयर के अंदर। अपन माउथ को बंद कर लेते हैं तो एयर के अंदर कॉन्टेक्ट में नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मोमीटर कैन बी हैंड इजीली अंडर द टंग। थर्मोमीटर है वो इजीली हैंडल किया जा सकता है टंग के नीचे। नेक्स्ट है नो प्राइवेसी। अब माउथ के द्वारा अपन लेते हैं तो कोई प्राइवेसी की नीड नहीं होती, पर जबकि रेक्टल थर्मोमीटर लेते हैं तो अपन को प्राइवेसी की नीड होती है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, द नर्स में नोट नाउ एरिया ऑफ थर्मोमीटर इज इंसर्ट। मतलब डिसएडवांटेज क्या आता है कि जब अपन थर्मोमीटर इंसर्ट करते हैं उस एरिया को नहीं पहचान पाती कि थर्मोमीटर कहाँ पे इंसर्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन और इनसेंसिबल पर्सन में बाइट द थर्मोमीटर, सो चांस ऑफ ब्रेक द थर्मोमीटर। अब देखो बच्चे होते हैं या कोई इनोसेंट पर्सन है, पागल है, थोड़ा दिमाग से है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है अगर बाइट कर लिया थर्मामीटर को तो वो मार्करी है वो अंदर खा लेगा और पॉइजनिंग के चांस हो सकते हैं, तो इसलिए ब्रेक होने के चांस होते हैं कि अगर बाइट ना कर ले। नेक्स्ट है इफ द थर्मामीटर आर नॉट एडिक्वेट डिसइंफेक्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। अगर थर्मामीटर है वो एडिक्वेट डिसइंफेक्टेड नहीं है, स्टरलाइज नहीं है, तो क्या होगा, क्रॉस इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं। If the disinfectant is not removed completely from thermometer, the patient feel bad taste of the disinfectant। अगर डिसइंफेक्टेड किया है आपने थर्मामीटर, अगर उसको क्लीन नहीं किया थर्मामीटर को माउथ में इंसर्ट करने से पहले, तो उसमें क्या होगा, माउथ के अंदर बैड टेस्ट प्रोवाइड करेगा वो। फिर है वेन पेशेंट इज अफेक्टेड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज अस्थमा, दिस इज नॉट पॉसिबल, होल्ड द थर्मामीटर इन द माउथ कैविटी सो माउथ ब्रीथर। अब किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो उसमें अफेक्ट होगा, क्योंकि वो होल्ड नहीं कर पाएगा, ब्रीथिंग की ब्रीथ नहीं हो सकेगी, तो माउथ से सांस लेगा तो होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को अपन यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, पेशेंट टू हैव नर्व अनकॉन्शियस नर्वस मेंटली कंफ्यूज टू कांट फॉलो इंस्ट्रक्शन। जो पेशेंट है नर्वस होता है, तनाव में होता है, अनकॉन्शियस होता है, मतलब माइंड अलर्ट नहीं होता, एक्टिव नहीं होता, और मेंटली कंफ्यूज होता है, मेंटली डिस्टर्ब होता है, तो उस पेशेंट है वो इंस्ट्रक्शन जो अपन दे रहे हैं उसको समझ नहीं पाता है। जब अपन उसको बता रहे हैं कि आपको ऐसे इंसर्ट करना है, ऐसे दबाए रखना, तो वो उसको समझ नहीं पाता। पेशेंट विद कन्वर्जन, अगर किसी को कन्वर्जन है, चक्कर वगैरह आते हैं, एपिलेप्सी वगैरह, सीजर वगैरह आते हैं, तो उस पेशेंट को नहीं देना चाहिए। पेशेंट हैविंग इंजरी इन्फ्लामेशन ऑपरेशन ऑफ माउथ और वीक पर्सन आर नॉट एबल टू होल्ड द थर्मोमीटर अंडर द टंग। ऐसा पेशेंट जिसको इंजरी हो रखी है, माउथ की इन्फ्लामेशन है, ऑपरेशन हो रखा है, तो उसको नहीं करना। और ऐसा पेशेंट तो होल्ड नहीं कर सकता, ऐसे को में कॉन्ट्राइंडिकेट, मतलब इनमें यूज कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब होता है ऐसी चीज, ऐसे में यूज नहीं करना चाहिए, ओरल टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए। जैसे माउथ की कोई इंजरी वगैरह है, नर्वस है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसमें टेम्परेचर है वो माउथ से नहीं लिया जाता। नेक्स्ट है पर्सन सफरिंग फ्रॉम कफ, मेनली चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर एज। कोई पेशेंट है वो
कफ से खांसी वगैरह आ रही है तो जैसे 6 साल से नीचे के बच्चे में अपन ओरल टेम्परेचर नहीं लेते। नेक्स्ट है एक्जिला। सेकंड टेम्परेचर अपन देखते हैं एक्जिला। फर्स्ट लिया था ओरल से, सेकंड है एक्जिला। प्लेसमेंट 1/2 इंच इन इन्फेंट एंड 1 and 1/2 इंच इन एडल्ट, इंट्रोड्यूस इन द एनस अंडर द आर्म। ठीक है, अब देखो एक्जिला में किसमें होते हैं 1/2, इसमें क्या होता है एक्जिला के अंदर, इसमें थोड़ा लिखा हो समझ में, एक्जिला के अंदर क्या अंडर आर्म के अंदर अपन इंसर्ट करते हैं, जो अपने आर्म होते हैं खाप एरिया उसके अंदर अपन थर्मामीटर को इंसर्ट करते हैं एक्जिला एरिया में। एडवांटेज लेस इज डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट। देख क्या होता है लेस डिस्कम्फर्ट कौन सा होता है, पेशेंट को कंफर्टेबल होता है पेशेंट के लिए। मेथड में भी यूज, ये बच्चों में यूज किया जा सकता है। एंड अदर पेशेंट हु आर नॉट एबल टू होल्ड द थर्मामीटर अंदर, जो पेशेंट टंग के अंदर थर्मामीटर को होल्ड नहीं कर सकते वो एक्जिला एरिया के अंदर काफ एरिया के अंदर थर्मामीटर को होल्ड कर सकते हैं। टेकिंग हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक विल नॉट अफेक्ट योर। अब आपने माउथ में अगर थर्मामीटर इंसर्ट कर रहे हो तो उस माउथ में अगर आपने खाना खाया है, गर्म या ठंडा पानी पिया तो टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, जबकि एक्जिला एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, नो चांस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, नो फियर ऑफ ब्रेकिंग द। अब अपन काफ एरिया के अंदर अगर थर्मामीटर लगाएंगे तो कोई चांस नहीं रहेगा क्रॉस इन्फेक्शन का, ना कोई फियर रहेगा ब्रेकिंग होने का कि थर्मामीटर ब्रेक हो जाएगा। माउथ के अंदर तो बाइट कर सकता है, क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, एक्जिला इज मैन कैन गिव फॉल्स रीडिंग। अगर एक्जिला मॉइस्ट होगा, नमी होगी एक्जिला के अंदर, गीला होगा पसीने से, तो उसमें क्या होगा रीडिंग फॉल्स आएगी। नेक्स्ट है बल्ब ऑफ द थर्मामीटर may go beyond axilla and remain in contact with air and may give false reading। अगर बल्ब है तो थर्मामीटर का आगे का एरिया है, ठीक है, वो बियॉन्ड एक्जिला के बिहाइंड आगे चला गया और रिमेन कॉन्टेक्ट एयर के अगर कॉन्टेक्ट में आ गया तो फॉल्स रीडिंग मिलेगी। नेक्स्ट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेम्परेचर टेकिंग बाय रेक्टम। अगर रेक्टम से अपन, रेक्टम के अंदर क्या होता है एनस के अंदर थर्मामीटर को इंसर्ट करना होता है। प्लेसमेंट 1/2 इंच इन इन्फेंट एंड 1 and 1/2 इंच इन एडल्ट, इंट्रोड्यूस इन। अब वो तो क्या था आर्म के अंदर इंसर्ट करना, उसमें तो था एक्जिला। माउथ के सबलिंगुअल इंसर्ट करेंगे, ओरल के अंदर एक्जिला के अंदर अंडर आर्म के अंदर इंसर्ट करें वो होता है एक्जिला टेम्परेचर, और एनएस के अंदर इंसर्ट करते हैं वो होता है रेक्टम टेम्परेचर। अब देखो डेढ़ हाफ आधा इंच तो किसमें अंदर से इन्फेंट है कोई बच्चा उसमें, और एडल्ट है तो 1.5 इंच थर्मामीटर अपन इंसर्ट करेंगे एनएस के अंदर। एनएस के अंदर एडवांटेज, इट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड बिकॉज रेक्टम इज गुड सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल सो नॉट एक्सटर्नल एयर। अब देखो सबसे बेस्ट कौन सा है रेक्टल टेम्परेचर, क्योंकि रेक्टल टेम्परेचर में क्या होता है कि वहाँ पे जो एनएस एरिया उस वहाँ पे के अंदर क्या होता है बेस्ट गुड सप्लाई होती है ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से और एक्सटर्नल एयर भी वहाँ पे नहीं आती, जिसकी वजह से एक्यूरेट टेम्परेचर मिलता है। इफ द थर्मामीटर इज पोजिशन प्रॉपरली गेट मोर एक्यूरेट रीडिंग। अगर थर्मामीटर को अपने प्रॉपर पोजिशनिंग किया है, प्रॉपर वे के अंदर इंसर्ट किया है 1/2 इंच या 1.5 इंच, तो उससे क्या होगा एक्यूरेट रीडिंग आएगी। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है, एक्जिला से आपने टेम्परेचर लिया, ठीक है, ओरल से आपने टेम्परेचर लिया तो उसमें प्राइवेसी नहीं चाहिए, जबकि आप अब रेक्टम टेम्परेचर ले रहे हो तो आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें नीड होती है, आवश्यकता होती है प्राइवेसी। नेक्स्ट है नीड लुब्रिकेशन ऑफ ब्लब। ब्लब को लुब्रिकेट करने की आवश्यकता होती है, जबकि एक्जिला के अंदर और ओरल के टाइम उसको लुब्रिकेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर लुब्रिकेट नहीं करेंगे तो वो रगड़न पैदा करेगा, उसकी वजह से इंजरी वगैरह हो सकती है। नेक्स्ट इफ द रेक्टम इज लोडेड विथ फिकल मैटर तो गेट फास्ट रीडिंग। अगर रेक्टम है वो फिकल मैटर से भरा, मतलब स्टूल रेक्टम के अंदर है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा फास्ट रीडिंग आएगी। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेशेंट विद रेक्टल सर्जरी और इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेक्टम। अगर रेक्टल सर्जरी हुई है या कोई इन्फ्लेमेशन है रेक्टम के अंदर, ठीक है, तो नहीं यूज करते। फिर है पेशेंट विद डायरिया, अगर पेशेंट को डायरिया हो रहा है, बार बार स्टूल पास आउट हो रहा है, तो उसमें भी नहीं करते। व्हेन रेक्टम इज लोडेड विद फीकल मैटर पेशेंट गेट ट्रीटमेंट सच एज बाउल वाश एंड एनिमा। अगर फीकल मैटर से स्टूल मटेरियल रेक्टम के अंदर एनएस के अंदर, तो पहले वाश करना चाहिए, एनिमा देना चाहिए, फिर बाद में रेक्टल टेम्परेचर लेना चाहिए। अब है टाइमिंग ऑफ टेकिंग वाइटल साइन, कि क्या टाइमिंग होती है वाइटल साइन को लेने की। ऑल पेशेंट एडमिशन टू ए हेल्थ केयर फैसिलिटी, और जितने भी पेशेंट है उनका सबका एडमिशन होना चाहिए पहले हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर। इन हॉस्पिटल ऑन रूटीन शेड्यूल अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर हॉस्पिटल पॉलिसी।
और हॉस्पिटल के अंदर करें तो रूटीन शेड्यूल के अनुसार अकॉर्डिंग फिजिशियन ऑर्डर हॉस्पिटल पॉलिसी के अनुसार अपन को वाइटल साइन लेने चाहिए। ड्यूरिंग पेशेंट विजिट क्लिनिक एंड फिजिशियन ऑफिस अपन कब लेते हैं, मतलब ये बता रहा है इसमें क्या है कि कब अपन को टाइमिंग क्या रहती है, किस टाइम में अपन वाइटल साइन लेते हैं। अब पेशेंट क्लिनिक में है या फिजिशियन ऑफिस में तब लेते हैं। बिफोर एंड आफ्टर कोई भी सर्जिकल प्रोसेस कर रहे हैं तब लेते हैं वाइटल साइन। बिफोर एंड आफ्टर एनी इन्वेजिव कोई भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर किया, मतलब एक्सरे वगैरह, ठीक है, या कोई सोनोग्राफी वगैरह की, या कोई अगर इन्वेजिव ब्लड टेस्ट वगैरह तो उसमें वाइटल साइन पहले लेते हैं। नेक्स्ट है बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन दैट अफेक्ट कार्डियक वेस्कुलर रेस्पिरेटरी टेम्परेचर कंट्रोल फंक्शन। अब बिफोर एंड आफ्टर एडमिशन देते हैं और मेडिकेशन देने से पहले जो कि कार्डियो है, हार्ट से रिलेटेड है, ब्लड वेसल से रिलेटेड है, टेम्परेचर कंट्रोल फंक्शन है, तो वो उनको पहले चेक करते हैं। जब कोई मेडिकेशन देते हैं हार्ट रिलेटेड तो वाइटल साइन पहले चेक करते हैं। व्हेन द पेशेंट जनरल फिजिकल कंडीशन चेंज, अगर कोई फिजिकल जनरल कंडीशन में चेंज, तो शारीरिक रूप में अगर संरचना में पेशेंट की कंडीशन में चेंज आते हैं तब भी अपन वाइटल साइन को चेक करते हैं। फिर आता है लॉस ऑफ कॉन्शियस और इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ पेन। जैसे एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि लॉस ऑफ उसकी अलर्टनेस कम हो रही है और पेन है वो बढ़ रहा है, तो अपन वाइटल साइन को देखते हैं। अब देखो मेथड ऑफ मेजरमेंट, कैसे मेजरमेंट करते हैं, कैसे पता लगाते हैं वाइटल साइन का। अब देखो फर्स्ट है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मींस ऑब्जर्विंग विद द आई एंड इज एसोसिएटेड विद लाइट एंड सीइंग। इंस्पेक्शन में क्या करेंगे, अपन आई को देखेंगे, इसको लाइट में ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे लाइट के अंदर आंखों की कैसे रोशनी रहती है, किस प्रकार आंखें झपकाता है, तो उसका रिस्पॉन्स देखेंगे। नेक्स्ट परकशन इज टेपिंग ऑन एरिया टू इलिसिएट ऑब्टेन साउंड। अब अपन को किसी को पेन हो रहा है तो स्टोमक के अंदर अपन टेप करके देखेंगे कि उस एरिया का साउंड क्या आ रहा है। नेक्स्ट है अस्कल्टेशन। क्या होता है, अस्कल्टेशन इज लिसनिंग साउंड विद इन द बॉडी विद स्टेथोस्कोप। अस्कल्टेशन में क्या होता है, अपन उस एरिया के अंदर साउंड को स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुनते हैं कि वहां पर कैसी आवाज हो रही है, लंग्स का जैसे क्रैकल हो रहे हैं तो साउंड को अपन सुनते हैं। नेक्स्ट है पाल्पेशन। अब पाल्पेशन क्या है, इज द आर्ट ऑफ फीलिंग विद द हैंड। अपन हैंड का पालपेट करके, हैंड से पालपेट करके देखते हैं वहां पर क्या टेंडरनेस है या सॉफ्ट है, कैसी स्किन हो रही है, अंदर कैसा है, वाटर है, फ्लूइड है, आवाज आ रही है, कैसे उसको टेप करके देखते हैं। फिर आता है वाइटल साइन की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। टेम्परेचर 9, वाइटल साइन की देखो नॉर्मल वैल्यू क्या है, टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब नॉर्मल जो एडल्ट होता है उसमें 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और सेंटीग्रेड में पूछा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पल्स क्या होती है, 72 बीट पर मिनट होती है। रेस्पिरेशन 16 से 18, या सीधा शब्दों में माना ब्रीथ पर मिनट होती है एडल्ट में, या एग्जैक्ट मानो तो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर 120/80, 120/80 होता है, 120 होता है सिस्टोलिक और 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर। फिर आता है केयर ऑफ थर्मामीटर। आप देखो थर्मामीटर की केयर कैसे रख रखाव कैसे करना चाहिए। ग्रास्प द थर्मामीटर सिक्योरली बाय द अपर एंड ऑफ द स्टेम। मतलब ग्रास्प द थर्मामीटर का अपर सिक्योरली बाय द अपर एंड होता है जो थर्मामीटर का स्टेम बोलते हैं जिसको। नेवर होल्ड बाय द बल्ब, मतलब स्टेम से पकड़ना चाहिए थर्मामीटर को, कभी बल्ब की साइड से नहीं पकड़ना चाहिए। सेक इट डाउन बाय क्विक मूवमेंट ऑफ द विजिट। सेक इट डाउन, इसको सीधे डाउन के अंदर लाना चाहिए ताकि एक क्विक में सीधे मूवमेंट में एक साइड में मरकरी वो एक साइड में आ सके। नेक्स्ट है मूव अवे फ्रॉम द आर्टिकल बिफोर सेकिंग द थर्मामीटर। जब अपन हिला रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मतलब थर्मामीटर मरकरी को हिला रहे हैं। थर्मामीटर क्या होता है, मरकरी होता है, पारा होता है, उसको जब अपन सेक कर रहे हैं, मतलब अपन किसी दवाई को सेक करते हैं ना पहले, कब सिर्फ सेक कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो आर्टिकल रखे उससे साइड, क्योंकि बाई चांस वो टूट गई तो आर्टिकल के ऊपर गिर सकता है। नेक्स्ट है बी केयरफुल दैट थर्मामीटर विल नॉट फॉल और स्ट्राइक अगेंस्ट एनीथिंग। मतलब केयरफुल, ध्यान रखना चाहिए कि थर्मामीटर गिरना नहीं चाहिए और कहीं पे दीवार के अंदर भिड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है थर्मामीटर इज नेवर वॉश्ड विथ हॉट वाटर बिकॉज हीट एक्सपेंड द एनर्जी। मतलब थर्मामीटर है वो उसको कभी हॉट वाटर से क्लीन नहीं है, क्योंकि जो एचजी है वो पारा होता है, मरकरी, ठीक है, हाइड्रोजन वो क्या हो सकती है, इंक्रीज एक्सपांड हो सकती है हीट, ठीक है। द यूज थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड विद सोप एंड वाटर एंड शुड बी डिसइंफेक्टेंट। मतलब जो थर्मामीटर यूज कर लिया उसको क्या करना चाहिए, फिर सोप एंड वाटर से क्लीन करना चाहिए और डिसइंफेक्टेड के अंदर रख देना चाहिए। फिर एडवांटेज ऑफ एचजी आर लो प्राइस वाइड अवेलेबिलिटी। मतलब जो मरकरी होती है उसका एडवांटेज फायदा क्या है कि लो प्राइस में होती है, ठीक है, लो कॉस्टली नहीं है और वाइड अवेलेबिलिटी, अच्छी तरीके से अवेलेबल मिल सकती है कहीं पे भी, ठीक है।
नेक्स्ट है डिसएडवांटेज आर डिले फॉर रिकॉर्डिंग एंड इजी ब्रेक एबिलिटी। मतलब डिसएडवांटेज क्या होता है कि डिले होता है रिकॉर्डिंग के अंदर और इजी ब्रेक हो सकती है, ठीक है। और फायदा क्या है कि मतलब सस्ती होती है और इजीली अवेलेबल होती है, कहीं पे भी मिल सकती है। और घाटा क्या है कि ये रिकॉर्डिंग डिले होती है और इजी ब्रेक हो सकती है। फिर आता है पल्स। पल्स क्या होती है? इज ए वेव ऑफ एक्सपेंशन एंड रिकॉइल अकरिंग इन ए आर्टरी इज रिस्पॉन्स टू द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। मतलब पल्स क्या होती है? एक वेव होती है, एक तरंग है, तो एक्सपांस होती है, रिकॉइलिंग अकरिंग होती है इन आर्टरी, एक्सपांशन बढ़ती रहती है और रिकॉइल घूमती है। और आर्टरी रिस्पॉन्स टू पंपिंग एक्शन ऑफ द, जैसे जैसे हार्ट पंप करता है वैसे वैसे आर्टरी रिकॉइल होती है, एक्सपेंशन होती रहती है ब्लड के अंदर, ब्लड इसके अंदर एक्सपांड होता रहता है। पल्स इज द हार्ट बीट। पल्स क्या एक हार्ट बीट है, ठीक है, जो क्या होता है कनेक्ट कन्वेल्टी फेल्ट एट द रिस्ट एंड एनी पॉइंट। मतलब जो पल्स क्या एक हार्ट बीट है जो फेल्ट होती है रिस्ट के अंदर, रिस्ट जॉइंट होता है जो अपनी कोई नहीं होती है उसका जो जॉइंट होता है रिस्ट जॉइंट, और एनी अदर पॉइंट। एन आर्टरी पासेस सुपरफिशियली ऑफ द और बोन। अपनी जो बोन होती है उसके ऊपर सुपरफिशियली एरिया के अंदर आर्टरी होती है। अब पर्पस क्या है? टू डिटरमाइन नंबर ऑफ हार्ट बीट एक्वायरिंग पर मिनट क्रिएट। मतलब डिटरमाइन पता कैसे लगाता है? नंबर ऑफ हार्ट बीट एक्वायरिंग पर, मतलब एक मिनट के अंदर कितना हार्ट बीट कर रहा है वही होती है पल्स। टू इवालुएट एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स। मतलब इवालुएट करके देखते हैं। पर्पस क्या होता है? इवालुएट मतलब पता लगाते हैं स्ट्रेंथ क्या है, किस तरह पालपेट हो रही है, स्लो पल्स है या वीक पल्स है। टू असेस द वेस्कुलर स्टेटस ऑफ वेसल्स के अंदर जो लिम्ब का स्टेटस होता है, जो अपना लिम्स एरिया है, ठीक है, इनके अंदर असेस करते हैं वेसल्स की कैपेसिटी। टू असेस द रिस्पांस ऑफ हार्ट टू कार्डियक मेडिकेशन एक्टिविटी, ब्लड वॉल्यूम ऑफ गैस। और पल्स को किस तरह से रिस्पांस देखते हैं? हार्ट कार्डियक मेडिकेशन दी, अपने कोई कार्डियक हार्ट से रिलेटेड मेडिकेशन दी है, उस एक्टिविटी देखते हैं, हार्ट की वॉल्यूम देखते हैं ब्लड का, और गैस एक्सचेंज को असेस करने के लिए। टू असेस हार्ट एबिलिटी टू डिलीवर ब्लड टू डिस्टेंस एरिया ऑफ बॉडी। पल्स को क्यों असेस कर रहे हैं? कि एबिलिटी देखते हैं कि हार्ट कितनी दूर तक डिलीवर कर सकता है बॉडी के अंदर ब्लड को। नेक्स्ट है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड हार्ट पैटर्न ऑफ बीट रिदम। मतलब पता लगाने के लिए इंफॉर्मेशन अबाउट हार्ट का पैटर्न कैसा है, रिदम का, रिदमिसिटी तरंगे कैसी हैं, उसका वेव फॉर्म इंपल्स कितनी जनरेट हो रही है उसका पता लगेगा कि अपन पल्स को देखते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल रेट। न्यूबॉर्न में कितनी होती है? 140 बीट पर मिनट होती है। इन्फेंट के अंदर 120 बीट होती है। 2 से 3 न्यूबॉर्न के अंदर कितनी होगी? 140 होगी। इन्फेंट के अंदर 120 होगी। 2 से 3 साल के अंदर 100 बीट होगी। फिर 5 से 10 में 90 होगी। एडल्ट के अंदर 70 to 8 बीट पर मिनट होती है, या 72 बीट, नॉर्मल एग्जैक्ट मानो तो 2 बीट होती है। और ओल्ड एज के अंदर में भी स्लो धीरे धीरे क्या होती है? ओल्ड एज में स्लो हो जाती है। अब देखो साइड ऑफ टेकिंग रेडियल, जो टेकिंग पल्स कहाँ से अपन पल्स लेते हैं। अब देखो रेडियल पल्स, रेडियल आर्टरी क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ, अपनी जो रिस्ट होती है उसके इन फ्रंट में होती है आगे की तरफ। ब्रेंकियल क्या होती है? अब वो जो अपना एल्बो होता है उसकी तरफ होती है। कैरोटिड आर्टरी जो अपनी नेक है इसके पास अपन फील करेंगे तो जो अपनी वेन निकल रही है वो होती है कैरोटिड आर्टरी। टेम्पोरल जो अपने ईयर के ऊपर जो टेम्पोरल लोब के अंदर होती है, बोन के अंदर जो आर्टरी होती है टेम्पोरल बोन के ऊपर, उसको बोलते हैं टेम्पोरल आर्टरी। फेशियल आर्टरी अपन जो लोअर जा होती है, ठीक है, नीचे का जबड़ा होता है उसके पास अपन फील करते हैं, वो होती है फेशियल। फिमोरल जो अपनी ग्रोन एरिया के अंदर है, थाई के पास वाला एरिया। और टिबियल आर्टरी बिहाइंड द मेलियस और इनकस होता है, बोन्स होती है वहाँ पे। डोर्सालिस पेडिस जो आपका फुट होता है उस एरिया के अंदर फील करते हैं। पॉपुलेटर आर्टरी बिहाइंड द पटेला, आपकी जो पटेला होती है बोन उसकी तरफ फील करते हैं। फिर आते एपाइकल आर्टरी हेड के अंदर फील करते हैं, 5th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग द पल्स। एज है वो वेरी ओल्ड हैव स्लो पल्स रेट एंड चिल्ड्रन विल हैव, मतलब एज का क्या पड़ेगा? बच्चों के अंदर ज्यादा होगी जबकि ओल्ड एज के अंदर कम होगी। नेक्स्ट है सेक्स। इट इज स्लोअर इन मेल देन वुमेन के अंदर स्लो होती है, और फीमेल के अंदर क्या, वुमेन के अंदर जो है वो ज्यादा होती है पल्स। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। इट इज द स्लोअर इन टाल, मतलब स्ट्रक्चर के आधार पे जो लंबा आदमी होता है उसके अंदर स्लो होती है, जबकि जो बोना आदमी होता है उसके अंदर तेज होती है, क्योंकि सर्कुलेशन बड़ा, इंसान टाल लंबा होगा तो उसके अंदर सर्कुलेशन के अंदर टाइम लगेगा, जबकि आदमी हाइट कम होगी तो सर्कुलेशन में इतना टाइम नहीं लगेगा। पोजीशन। द पल्स रेट इज स्लोअर देन एट रेस्ट एंड स्लिप इन द स्टैंडिंग पोजीशन। तो पल्स रेट है वो स्लो होगी किससे? जब रेस्ट के अंदर होंगे, स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे, ठीक है। मतलब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे तब तो क्या होगी? पल्स रेट ज्यादा होगी, और रेस्ट और स्लीपिंग कंडीशन में पल्स रेट है वो कम होगी। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स, कि क्या गुण है पल्स के? रेट, नंबर ऑफ
beat per minute correspond to with age above 100% tachycardia and below bradycardia। मतलब तो नंबर ऑफ बीट पर मिनट correspond होती है विद एज के साथ होती है। अगर 60 से 100 से ज्यादा तो टेकिकार्डिया और 60 से कम है तो ब्रेडिकार्डिया होता है। ठीक है। रिदम इट इज द रेगुलेटरी ऑफ बीट द डिस्टेंस बिटवीन बीट्स। मतलब ये क्या होता है, रिदम क्या होता है, एक रेगुलेटरी होती है बीट्स के, ये बीट्स का डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, दूरी होती है रिदम की। एक रिदम एक जो इम्पल्स है हार्ट बीट वो कितनी देर में जनरेट है, दूसरी और बीच में टाइमिंग क्या है उसको बोलते हैं रिदम। वॉल्यूम इट इज फुलनेस ऑफ आर्टरी। वॉल्यूम क्या होता है, पल्स के अंदर फुलनेस होती है। इट इज द फोर्स ऑफ ब्लड फेल्ट बाय ईच बीट। मतलब पल्स के अंदर जो ब्लड का फोर्स लग रहा है, धक्का लग रहा है, ब्लड को आगे फोर्स किया जा रहा है, आगे जो फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो अपन फील कर सकते हैं वो फ्लो आर्टरी के अंदर। नेक्स्ट है टेंशन। इट इज द बीपी ऑफ कंपेरेबिलिटी हाई और लो। टेंशन में क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन मतलब बीपी बढ़ेगा, हाइपोटेंशन मतलब बीपी कम होगा। नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ टेकिंग पल्स। काउंट द पल्स फॉर 1 full minute स्पेशली व्हेन देयर इज इरेगुलरिटी। इसमें का मतलब क्या है कि जो पल्स है उसको 1 मिनट तक फुल काउंट करना चाहिए जब कोई इरेगुलरिटी हो पल्स के अंदर। नेक्स्ट है ऑब्जर्व रेट, रिदम, वॉल्यूम, टेंशन ऑफ पल्स। ऑब्जर्व करना, रेट लगाना, रेट का पता लगाना चाहिए, रिदम का, वॉल्यूम का, कितना वॉल्यूम हो रहा है, टेंशन ऑफ पल्स मतलब बढ़ रही है घट रही है। ठीक है। पल्स शुड नॉट बी टेकन इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज, इन इमोशनल स्ट्रेस और आफ्टर एंड पेनफुल। पल्स को कब अचानक हाथों हाथ नहीं लेना चाहिए, जब कोई एक्सरसाइज करने के बाद इमोशनल स्ट्रेस है, टेंशन, उस टाइम क्या होता है बीपी बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए नहीं लेनी चाहिए। रिकॉर्ड पल्स इमीडिएटली। पल्स को क्या इमीडिएटली रिकॉर्ड करना, ये नहीं आप 2 मिनट तक टाइम लगा रहे हो, 3 मिनट टाइम, ऐसा नहीं, 1 मिनट के अंदर पल्स लेनी है तो लेनी है। चूज सूटेबल साइड फॉर टेकिंग। सूटेबल साइड चूज करनी चाहिए कि पेशेंट की जो कंफर्टेबल फील हो वो साइड चूज करनी चाहिए। नेक्स्ट है नर्स टू बी अवेयर इफ पेशेंट हैज एनी मेडिकेशन दैट कैन इंटरफेयर विद द हार्ट रेट। नर्स को पता, अवेयर रहनी चाहिए, जागरूक होनी चाहिए कि नर्स को पता होना चाहिए कि पेशेंट को ऐसी मेडिकेशन तो नहीं ले रहा जो हार्ट रेट के साथ इंटरफेयर कर रही है। टू चेक पल्स आफ्टर 10 to 15 मिनट आफ्टर स्ट्रेनस फिजिकल एक्सरसाइज। जब आपने कोई एक्सरसाइज की है, हार्ड एक्सरसाइज, जिम वगैरह किया है तो उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद आपको क्या करना चाहिए, पल्स को चेक करना चाहिए। नोटिफाई फिजिशियन ए पल्स रेट इज बिलो 60 मिनट और अबो 100 विद नॉर्मल एंड अबनॉर्मल। पेशेंट को नॉर्मल, जैसे फिजिशियन है डॉक्टर, उसको बताना चाहिए कि टेकिकार्डिया हो रहा है या ब्रेडिकार्डिया हो रहा है या नॉर्मल है या अबनॉर्मल पैटर्न है, तो पल्स के बारे में उसका बताना चाहिए। नेक्स्ट है रिकॉर्ड इन टीपीआर। फिर इसको क्या टेम्परेचर पल्स रेट को रिकॉर्ड करना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना चाहिए। फिर इक्विपमेंट, वॉच विद सेकंड हैंड। आपकी तो वॉच है सेकंड हैंड में, अंदर वॉच होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, टीपीआर सीट होनी चाहिए, आपके पास टेम्परेचर पल्स रेट सीट होनी चाहिए। प्रोसीजर हैंड वॉशिंग करो, पहले क्या करोगे, हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। इफ सुपाइन प्लेस पेशेंट फॉर आर्म अक्रॉस लोअर चेस्ट विद बेस्ट एक्सटेंडेड स्टेट। मतलब सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लिटा रहे हो तो आर्म अक्रॉस लोअर चेस्ट से नीचे होने चाहिए आर्म। ठीक है। और विथ ब्रेस्ट एक्सटेंडेड स्टेट, ब्रेस्ट है वो एक्सटेंडेड होने चाहिए, सीधे होने चाहिए। इफ सिटिंग बेंड, अगर आपने सिटिंग बिठा रखा है तो क्लाइंट को 90 डिग्री एंड सपोर्ट लोअर, एल्बो को 90 डिग्री झुकाएंगे, ऐसे रखेंगे। अपन सारा लेके बैठते हैं टेबल के ऊपर, हाथ को नीचे रख के, ठीक है, वैसे। और सपोर्ट करेंगे अपने तो लोअर आर्म अपने, ठीक है, उनको सपोर्ट करेंगे नीचे का। ऑन चेयर और नेक्स्ट है आर्म स्लाइडली एक्सटेंडेड रिस्ट विद, जो एक्सटेंडेड करेंगे स्लाइडली रिस्ट को विथ पाम, पाम के साथ क्या उठाए हुए रखेंगे, जैसे अपन हाथ को ऐसे टेबल के ऊपर रखे हुए रखते हैं वैसे। नेक्स्ट है प्लेस टिप्स ऑफ द फर्स्ट फॉर मिडल 3 फिंगर ऑफ डोमिनेंट हैंड एंड थंब साइड ऑफ क्लाइंट। मतलब 3 फिंगर है उनको तो रखेंगे आर्टरी जो साइड है उसके ऊपर, और थंब को साइड के अंदर प्लेस करेंगे, क्योंकि थंब से अपन कभी नहीं लेते, थंब के अंदर सेल्फ के अंदर आर्टरी होती है, वेन होती है, जिससे अपन फेल्ट नहीं कर पाएंगे। लाइटली कंप्रेस्ड अगेन रेडियस ओब्लिटरेट पल्स इनिशियली एंड देन रिलीज प्रेशर सो पल्स बिकम इजीली पाल्पेबल। पहले क्या करना है, कंप्रेस करने रखना है पल्स को, फिर छोड़ना है, जिससे क्या इजीली अपन पाल्पेट कर पाएंगे। और when pulse is easily palpable, look at watch second hand and beginning the start counting, so then 1 or 2 so on। मतलब when the easily, जब आपको पाल्पेट हो रही है, लुक दिख रही है, वेन आर्टरी पल्स ले रहे हो, फील हो रही है आपको, तो क्या 1 सेकंड वॉच को देखना चाहिए और टाइम स्टार्ट बिगिनिंग 1 या 2 मिनट में आप लेते हो वो ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट है इफ पल्स इज रेगुलर काउंट रेट फॉर 30 सेकेंड एंड मल्टीपल टोटल ऑफ आई। अगर देखो सीधा सा मिनट, जब आपको कोई इमरजेंसी आती है, डॉक्टर ये बोलेगा पल्स लो, आप ये नहीं है कि 1 मिनट तक लेगे, तो आप क्या करोगे,
30 सेकंड तक काउंट कर, अगर रेगुलर पल्स आ रही है 30 सेकंड काउंट किया, उसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए फिर, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेगा जिससे क्या होगा, टोटल पल्स आ जाएगी। मतलब 30 सेकंड में जितनी पल्स आई है, चाहे 30 सेकंड के अंदर चाहे 30 आई हो 40 आई हो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसकी इतनी इसकी पल्स रेट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है पल्स इज इरेगुलर काउंट फॉर फुल मिनट। अगर रेगुलर है तब तो आप 30 सेकंड तक काउंट कर लो, अगर इरेगुलर तब पूरे 1 मिनट तक काउंट करना चाहिए। असेस क्लाइंट इन रिटर्निंग टू कंफर्ट, फिर असेस करने के बाद क्लाइंट को क्या वापस कंफर्टेबल पोजीशन में डाल देना चाहिए। आफ्टर केयर के बाद में क्या करना चाहिए, वॉश हैंड को वॉश कर लेना चाहिए। इफ पल्स इज असिस्ट फॉर फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश एज ए बेस लाइन, अगर फर्स्ट टाइम आप असिस्ट कर रहे हो पल्स को तो एस्टैब्लिश बेस लाइन, एक बेस लाइन क्रिएट करनी चाहिए, फिर आपको पल्स लेनी चाहिए। असेस पल्स अगेन बाय हैविंग अनदर नर्स कंडक्ट मेजरमेंट, अगर एक नर्स ने पल्स लिया तो दूसरी नर्स को वापस पल्स को लेना चाहिए। इफ पल्स करेक्टर इज इरेगुलर और अबनॉर्मल, अगर इरेगुलर है अबनॉर्मल है तो दूसरी नर्स से भी को भी पल्स को असेस करना चाहिए, मतलब ताकि कोई डिफिकल्टी या कॉम्प्लिकेशन ना हो। नेक्स्ट है रिकॉर्ड करेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स इन नर्सिंग प्रोसेस सेट और वाइटल साइन फ्लो सेट, मतलब रिकॉर्ड करना चाहिए पल्स का कैसा है, बाउंडिंग है, इरेगुलर है, अबनॉर्मल, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए प्रोग्रेस सेट के ऊपर, और वाइटल साइन को फ्लो सेट आती है उसके ऊपर लिखना चाहिए। आल्सो रिकॉर्ड एकम्पनिंग साइन एंड सिम्टम ऑफ पल्स अल्ट्रेशन, अगर साइन एंड सिम्टम पल्स के अल्ट्रेशन का कोई साइंस है उसको भी देखना चाहिए। रिपोर्ट अबनॉर्मल फाइंड टू द नर्स इंचार्ज और फिजिशियन, अगर अबनॉर्मल फाइंडिंग मिल रही है पल्स के अंदर तो जो इंचार्ज नर्स है वार्ड की उसको और फिजिशियन को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये था आपका पल्स, बाकी का अगली क्लास में होगा, ठीक है।